अरे ब्रेक का क्या है, आ गया, स्टार्ट हो गया भाई। चलो ठीक है, आ गए आ गए। ठीक है, चलो चलो आ जाओ। चैट में ठीक है। होस्ट एंड को होस्ट ना लेट सर, अरे लॉगिन नहीं हो रहा था, ये बोल रहा है इतना लेट आ गए, वही बड़ी बात है। कहाँ कहाँ से घूम कर आ गए। हाँ आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों को? ऑल ओके, चलो फिर ठीक है, चलो आ जाओ भाई फिर। अब हर दिन यही इसी क्लास में गड़बड़ होती है। हाँ? इसी में होता है सब। ओके ठीक है, ऑल ओके ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। अरे दिख जाऊंगा मैं, आप नहीं दिख रहे वाले। ठीक है, ये लो आ गया। चलिए। ओए, उसे बंद कर। देखिए भाई, हमें स्टार्ट करना है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टूल्स में हमें चार चीजें पढ़नी है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल में पहली चीज पढ़नी है एंजाइम्स। हो गया हो गया, अभी किया। पहला एंजाइम्स, दूसरा वेक्टर डीएनए या व्हीकल डीएनए, तीसरा है डिजायर्ड जीन, तीसरा है डिजायर्ड जीन, और चौथा है होस्ट सेल। ये चार टूल हमें पढ़ना है। सबसे पहले पहला टूल हम पढ़ने चल रहे हैं एंजाइम्स। और एंजाइम्स में सबसे पहली एंजाइम, पहला टूल में एंजाइम्स है, और एंजाइम में पहला ले रहे हम लाइटिक एंजाइम्स। लाइटिक एंजाइम मतलब सेल के लाइसिस के लिए, या बोलो सेल के डिग्रेडेशन के लिए। अरे जब सेल की बाउंड्री तोड़ोगे तभी तो सेल से डीएनए निकाल पाओगे। तो लाइटिक एंजाइम्स होती है सेल की बाउंड्री तोड़ने के लिए। मान लो आपको डीएनए निकालना है बैक्टीरिया से, तो सबसे बाहर वाली बाउंड्री क्या है? सेल वॉल। फिर अंदर सेल मेम्ब्रेन है, या बोलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो अगर आपको बैक्टीरियल सेल से डीएनए निकालना है तो सबसे पहले सेल वॉल डिग्रेड करना होगा। तो बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ने के लिए अब क्या यूज करोगे? लाइसोजाइम एंजाइम। बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम यूज करेंगे। लेकिन मान लो ये बैक्टीरियल सेल नहीं है, प्लांट सेल है, तो आपको प्लांट सेल वॉल तोड़नी होगी। तो प्लांट सेल वॉल तोड़ने के लिए क्या यूज करोगे? सेलुलेज और पेक्टिनेज एंजाइम। सेलुलेज और पेक्टिनेज एंजाइम से आप प्लांट सेल वॉल को तोड़ोगे। ठीक। अगर अगर आप फंगल सेल वॉल तोड़ना चाह रहे हो, फंगल सेल से डीएनए निकाल रहे, तो फंगल सेल वॉल तोड़ना पड़ेगा। तो काइटिनेज बिल्कुल सही है। काइटिनेज एंजाइम से हम फंगल सेल वॉल को तोड़ देंगे। फंगल सेल वॉल, मान लो सेल वॉल तो टूट गई, लेकिन सेल मेम्ब्रेन तो अभी भी बाकी है। तो सेल मेम्ब्रेन तोड़ने के लिए क्या डाला जाए? सेल मेम्ब्रेन किसका बना है? मेनली लिपिड और प्रोटीन। तो सेल मेम्ब्रेन के ब्रेकडाउन के लिए लाइपेज और प्रोटीएज डालना पड़ेगा, तब सेल मेम्ब्रेन टूटेगा, तब जाकर सेल से आप डीएनए निकाल सकते हैं। और अगर ह्यूमन सेल से डीएनए निकालना है, ह्यूमन सेल से, तो सेल वॉल है ही नहीं, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। तो लाइपेज प्रोटीएज, सॉरी, लाइपेज और प्रोटीएज डाल दो, सेल मेम्ब्रेन टूट जाएगा। क्लियर है? अच्छा, तो लाइटिक एंजाइम सेल की बाउंड्री तोड़ने के काम आती है ताकि सेल से डीएनए निकाला जा सके। पहली कैटेगरी एंजाइम की लाइटिक एंजाइम। अब दूसरी आ रही है क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम मतलब डीएनए को काटने के लिए। दूसरी कैटेगरी एंजाइम की है क्लीविंग एंजाइम फॉर कटिंग ऑफ डीएनए। क्लीविंग एंजाइम, तो क्लीविंग एंजाइम जो होती है, क्लीविंग एंजाइम फॉर कटिंग ऑफ डीएनए, फॉर कटिंग ऑफ डीएनए। ठीक, फॉर कटिंग ऑफ डीएनए। अब ये दो तरह की होती है, जो डीएनए को एंड पर काटे
उसे एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं। जो डीएनए को यहां कहीं एंड्स पर काटे वो एक्सोन्यूक्लियस है। दूसरा, जो डीएनए को एंड छोड़कर कहीं और काटे, मतलब बीच में कहीं काटे, उसे क्या बोलते हैं? एंडोन्यूक्लियस। इतना पता है। अब एंडोन्यूक्लियस का एक स्पेशल टाइप है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हाँ, एक स्पेशल टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो अब हमें डिटेल में बात करनी है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की। क्लियर है? तो चलिए मैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिटेल में बात करता हूं। मैंने बोला था लगभग आधे घंटे में सिर्फ इस एंजाइम पर ही बात करूंगा। तो एंडोन्यूक्लियस का एक स्पेशल टाइप है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और ये केवल प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं, यूकैरियोट में नहीं होते। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम अब डिटेल में देखने वाले हैं। एक्सोन्यूक्लियस खुद एग्जाम्पल है, एक्सोन्यूक्लियस खुद नाम है एंजाइम का। तो अब एंडोन्यूक्लियस में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो टाइप है, इसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यहां देखिएगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसको शॉर्ट में हम RE कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, या इसी को मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, कैंची डीएनए काटने के लिए, या मॉलिक्यूलर नाइफ भी कहते हैं, चाकू। अरे काटना है, क्या कैंची से काटो या चाकू से काटो, ठीक। और सुने, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आर फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोट्स। केवल प्रोकैरियोट में ये पाए जाते हैं, केवल प्रोकैरियोट, यूकैरियोट में नहीं होते। पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसे डिस्कवर किया गया था, वो था हिंड सेकंड, खोजा था स्मिथ ने, हिंड सेकंड स्मिथ ने। और इसके बाद ईकॉर फर्स्ट को, दूसरी एंजाइम ईकॉर फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया था 3 लोगों ने, एर्बर, नाथन एंड स्मिथ। स्टीव स्मिथ नहीं था, कुछ भी, तो इन्होंने खोजा था। और सुनो, आज तक 900 से ज्यादा टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेट किए जा चुके हैं। क्या बोल रहा हूं? मोर देन, एनसीईआरटी डाटा याद रखना है, मोर देन 900 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस have been isolated. किससे? From over 230, from over 230 strains of bacteria. Strain मतलब variety. Over 230 strains of bacteria. याद है? R second strain, S third strain. strain मतलब variety. मतलब 230 से ज्यादा टाइप के बैक्टीरिया से more than 900 टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आइसोलेट किए जा चुके हैं। क्लियर? अच्छा, तो ये तो थ्योरी वाला पार्ट हो गया। अब समझने का, देखो, मान लो ये एक डीएनए है, यहां पर GAATTC है, GAATTC पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जी। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना दो। अच्छा सुनो, ये एक्चुअली एक एंजाइम है, ईकॉर फर्स्ट, इसका रेस्ट्रिक्शन साइट है इसका। अब सुनो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पर काटते हैं, और जिस सीक्वेंस पर ये लोग डीएनए को काटते हैं, उस सीक्वेंस को कहते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। क्या? रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट। रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट कहते हैं।
तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को जिस जगह काटते हैं, जिस सीक्वेंस को काटते हैं, उसे रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट करते हैं। और ये पैलिंड्रोमिक डीएनए होता है। देखो ना, ऊपर से GATTC, नीचे से भी GATTC, उल्टा सीधा एक जैसा है, चाहे इधर से पढ़ो या इधर से, सेम सीक्वेंस है। नीट में क्वेश्चन था भी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो काटते हैं एरिया, वो कैसा होता है, पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस, ये आया था। क्लियर है मेरी बात? अब एक बात और, हर एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट होता है। मतलब GATTC पर डीएनए को कौन काटेगा? केवल ई कॉर्पस, केवल ई कॉर्पस काटेगा, G और A के बीच, G और A के बीच काटेगा। दूसरा एग्जांपल ले लो, HAE थर्ड एंजाइम, ये डीएनए को वहीं पर काटेगा जहां पर इसे GGCC मिलेगा, GG और CC के बीच काटेगा। तो ऐसा नहीं है कि HAE थर्ड इसको काट देगा, नहीं काटेगा। हर एक एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक साइट होगा जहां पर वो डीएनए को काटेगा, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट होगा। और रेस्ट्रिक्शन साइट की जो लेंथ है, रेस्ट्रिक्शन साइट की जो लेंथ है, वो हो सकती है 4, 6 और 8 बेस पेयर लॉन्ग। जैसे ई कॉर्पस की साइड देखो, 6 बेस पेयर लॉन्ग, HAE थर्ड 4 बेस पेयर लॉन्ग। मतलब रेस्ट्रिक्शन साइट की लेंथ 4, 6 या 8 बेस पेयर लॉन्ग हो सकता है। समझ रहे मेरी बात? अब एक बात ये बताओ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जब डीएनए को काट रहा है तो बोलो कौन सा बॉन्ड तोड़ रहा है? क्वेश्चन आया हुआ है नीट पहले। बिल्कुल सही। अरे जो डीएनए को कट कर रहा होगा वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन ही तो तोड़ रहा है, मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ रहा है, राइट? और कौन सी प्रोसेस से तोड़ रहा है ये भी आ चुका है नीट में पहले। तो याद करो, जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमने बनाया था तो वाटर हटाया था, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, वाटर हटाया था, तब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना था। तो अब पानी डालेंगे तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटेगा, मतलब हाइड्रोलाइसिस। समझ रहे हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड डीएनए को कहां पर काट रहा है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन काट रहा है। बोले तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ा, और कौन सी प्रोसेस से? हाइड्रोलाइसिस। कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। अब एनसीईआरटी ने यह भी बताया है कि जो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, ये डीएनए को कैसे काटते हैं, डीएनए को कैसे काटते हैं। तो एनसीईआरटी कहती है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, मान लो ये रहा डीएनए, ये रहा डीएनए। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा? पूरे डीएनए को इंस्पेक्ट करेगा। इंस्पेक्ट करेगा मतलब चेक करेगा। पूरे डीएनए को इंस्पेक्ट करेगा। ई कॉर्पस फॉर एग्जांपल चेक करेगा, कहीं मेरा रिकॉग्निशन साइट है या नहीं, रेस्ट्रिक्शन साइट है या नहीं। अगर है, मान लो दिख गया कि अरे ये तो मेरा सीक्वेंस है, तो फिर आकर ये एंजाइम डीएनए से जुड़ जाएगा। आगे तो दूर से देखेगा मेरा सीक्वेंस है क्या, नहीं है तो कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर मेरा सीक्वेंस है तो फिर आकर जुड़ जाएगा डीएनए से और फिर डीएनए को काटेगा। और एक खास बात काटने में और भी है कि ऊपर जी और ए के बीच काट रहा है तो नीचे भी जी और ए के बीच ही काटेगा। ऊपर सेम 2 बेसिस के बीच काटेगा, ऊपर जी है तो नीचे भी जी ए के बीच ही काटेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये तरीका लिखा है एनसीईआरटी में, मैंने नोट्स में भी लिख रखा है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पहले क्या करेगा? इंस्पेक्शन करेगा पूरे डीएनए की, पूरे डीएनए लेंथ को चेक करेगा, कहां कहां मेरा सीक्वेंस है। जहां जहां सीक्वेंस होगा वहां वहां जाकर डीएनए से जुड़ेगा और डीएनए को काट देगा। क्लियर है? तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के काम करने का तरीका हो गया। अब बात आई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता क्यों है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता क्यों है बैक्टीरिया में? क्योंकि ये तो केवल बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, प्रोकारियोट में, यूकारियोट में नहीं होती है एंजाइम। तो प्रोकारियोट में होता क्यों है ये बताना है मुझे। ठीक, चलो देखते हैं होता क्यों है। तो मैं कहता हूं कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, पता है ये क्यों होते हैं? बैक्टीरियल डिफेंस सिस्टम का पार्ट होते हैं, बैक्टीरिया के डिफेंस सिस्टम का पार्ट होते हैं।
बैक्टीरिया को किससे बचाते हैं? वायरस से बचाते हैं। किससे बचाते हैं? वायरस से। कैसे, क्या मामला है, आओ देखते हैं। देखो, मान लो ये बैक्टीरिया है, मान लो इकोलाई है, ये इसका खुद का न्यूक्लियोइड डीएनए है, ये इसका खुद का न्यूक्लियोइड डीएनए है। इस इकोलाई में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ईकोरफास्ट। ठीक है, ध्यान देना। एक वायरस आया इसको अटैक करने। याद है आपको, वायरस जब आता है तो अपना डीएनए छोड़ देता है। वायरस आता है तो सबसे पहले बैक्टीरिया से जुड़ता है, फिर अपना डीएनए छोड़ देता है। अब याद है आपको, ये डीएनए सबसे पहले रेप्लिकेट करेगा। डीएनए रेप्लिकेट करने के बाद ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके वायरस प्रोटीन बनाएगा। याद है? अच्छा, तो इस वायरस से बचाना है बैक्टीरिया को। कैसे बचाएंगे वो सुनो। ये वायरस का डीएनए आया, अगर इस वायरस के डीएनए में कहीं पर भी GAATTC है, कहीं पर भी वायरस के डीएनए में अगर GATTC है, अरे डीएनए इतना बड़ा है, कई जगह GATTC होगा, GATTC कई जगह है, तो जहां जहां वायरस के डीएनए में GATTC होगा, वहां वहां ये इकोरफस वायरस के डीएनए को काट डालेगा। तो वायरस के डीएनए के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब जब टुकड़ा ही हो जाएगा तो डीएनए ना तो रेप्लिकेट कर पाएगा, ना वायरस की प्रोटीन बनेगी। तो वायरस से बचा लिया ना बैक्टीरिया को किसने? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कुछ लोग पूछते हैं कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में रेस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है? रेस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है? रेस्ट्रिक्ट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस। वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देना, यह है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में रेस्ट्रिक्शन का मतलब। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, एक डाउट और आया, सर आपने बोला इसके पास, बैक्टीरिया के पास एंजाइम थी, वायरस का डीएनए तो काट दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वायरस का डीएनए तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाया। लेकिन सर एंजाइम भेदभाव करेगा क्या? सर बैक्टीरिया के खुद के डीएनए में भी तो होगा GATTC। हाँ होगा, तो सर फिर तो अपने डीएनए को भी काट डालेगा, अपनी खुद की बैक्टीरिया का डीएनए भी काटेगा, और वायरस का फिर तो बेकार हो गया सर ये। थोड़ा इंतजार करो। मान लो वायरस इस बैक्टीरिया के खुद के न्यूक्लियोइड डीएनए में भी GATTC है, GATTC है, तो सर तो फिर अपना डीएनए भी काट डालेगा। ये एंजाइम थोड़ी ना देखेगा कि ये अपना वाला है या पड़ोसी का है। बैक्टीरिया बहुत समझदार है, बैक्टीरिया बहुत समझदार है, उसे पता है कि मेरे पास इकोरफस है, मेरा GATTC अगर एक्सपोज रहा तो ये मेरी एंजाइम मुझे ही काट डालेगी, ये तो बेकार हो जाएगा। इसीलिए बैक्टीरिया के पास एक एंजाइम होती है, एक एंजाइम होती है जिसका नाम है मिथाइलेज एंजाइम। क्या? मिथाइलेज एंजाइम। वो पता है क्या करेगा? जहां जहां GATTC होगा वहां पर मिथाइल ग्रुप डाल देगा। क्या डाल देगा? मिथाइल ग्रुप डाल देगा। तो अब ये ग्वानिन बचा ही नहीं, मिथाइल ग्वानिन है। साइटोसिन बचा ही नहीं, मिथाइल साइटोसिन है, मिथाइल साइटोसिन है, मिथाइल ग्वानिन है। और मिथाइल ग्रुप देखते ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस समझ जाएगा कि ये डीएनए नहीं है। याद है मैंने बोला था कि अब नॉर्मल बेस बनाने का सबसे आसान तरीका है मिथाइल ग्रुप डाल दो। तो अब मिथाइल ग्रुप लग गया तो एंजाइम पहचान ही नहीं पाएगा कि ये डीएनए है, ना पहचानेगा ना डीएनए को काटेगा। तो अपना खुद का डीएनए बचा लिया ना बैक्टीरिया ने। मतलब अब इंग्लिश में सुन लो, ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर पार्ट ऑफ बैक्टीरियल डिफेंस सिस्टम as they protect bacteria from viruses. Another point, restriction endonuclease never cut DNA of its own bacteria. अपने खुद के बैक्टीरिया का डीएनए नहीं काटेगा। क्यों? Because bacteria modifies its DNA of restriction site by methylation, by using methylase enzyme. भाई अपने खुद के डीएनए में यहां GATTC जहां जहां होगा वहां मिथाइल ग्रुप डाल देगा।
तो पहचान में ही नहीं आएगा कि वो डीएनए है, और नहीं पहचानेगा तो कटेगा भी नहीं। समझ गए मेरी बात? अच्छा, थोड़ा लेवल बढ़ा के बात करता हूं। बैक्टीरिया में एक्चुअली जैसे अपने में इम्यून सिस्टम होता है ना, बैक्टीरिया में एक सिस्टम होता है जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। ये होता है पूरा नाम। मॉडिफिकेशन सिस्टम का हिस्सा तो आप सब जानते हैं मिथाइलेज एंजाइम है, जो अपने खुद के डीएनए को मॉडिफाई कर लेता है ताकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से पहचान में ना आए। नहीं पहचाना जाएगा तो कटेगा भी नहीं। लेकिन रेस्ट्रिक्शन सिस्टम का हिस्सा पता है कौन? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन सिस्टम का कौन हिस्सा है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और इसका काम क्या है? रेस्ट्रिक्ट कर देना द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वायरसेस। वायरस को मल्टीप्लाई होने से रोक देगा। तो कहीं पर भी आ जाए कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वर्ड में रेस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है, विदाउट एनी डाउट ये आंसर देना कि वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देता, मतलब रोक देता है। तो बैक्टीरिया में ये सिस्टम है, रेस्ट्रिक्शन सिस्टम और मॉडिफिकेशन सिस्टम। रेस्ट्रिक्शन मतलब वायरस के डीएनए को मल्टीप्लाई होने से रोक देना, और मॉडिफिकेशन मतलब अपने डीएनए को मॉडिफाई कर लो ताकि पहचाना ना जाए एंजाइम से, नहीं अपना डीएनए भी कट जाएगा। समझ रहे हैं? ये सिस्टम है। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है, फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बताएं। फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बताएं। और पता है लोग क्या बोलते हैं? सर जेनेटिक इंजीनियरिंग। अरे जेनेटिक इंजीनियरिंग तो इसका यूज है, एप्लीकेशन है। हम यूज कर रहे हैं ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को जेनेटिक इंजीनियरिंग में, वो फंक्शन थोड़ी ना है। फंक्शन का मतलब होता है जहां ये एंजाइम नेचुरली पाई जाती है, वहां ये क्या करती है? रेस्ट्रिक्ट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस। समझ गए मेरी बात? ओके। अब इसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की ये थ्योरी तो हो गई। अब मुझे आगे बताना है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ये डीएनए को दो तरीके से काटते हैं। डीएनए को दो तरीके से काटते हैं। आइए देखते हैं। ये सारा क्लियर है? हाँ बोलो भाई। मैं ऐसा वेक्टर यूज करूंगा ना जो E-carbon से ना कटे, है ना, तो बच जाएगा मेरा, है ना, सारा कुछ हो जाएगा। सारा सोच समझ के करते हैं अपन। अच्छा चलो, अब देखिए मैं बोल रहा हूं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को दो तरीके से कट कर सकते हैं। एक है स्ट्रेट कट और एक है ऑब्लिक कट। ऑब्लिक मतलब तिरछा। देखो जरा, देखो ध्यान से देखना। मोड ऑफ कटिंग ऑफ डीएनए, मोड ऑफ कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दो तरीके से कट करता है। ध्यान से देखते रहिएगा। एक तरीका है, दिख रहा है? हाँ, एक तरीका है स्ट्रेट कट और एक तरीका है ऑब्लिक कट। दो तरीके से कट किया जाता है। मैं पहले स्ट्रेट कट समझाता हूं। स्ट्रेट कट जो एंजाइम काटेगी डीएनए को, स्ट्रेट कट, ऐसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करेगी। कहां पर? एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट। कहां काटेगी? एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट। और जब एग्जैक्टली एट द सेंटर कटेगा तो स्टिकी एंड नहीं क्रिएट होगा, बल्कि क्रिएट होगा ब्लंट एंड या फ्लश एंड। सब बता रहा हूं। एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। एक एंजाइम है जिसका नाम है स्माफस्ट। स्माफस्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। एक्चुअली ये एंजाइम निकाली जाती है बैक्टीरिया से जिसका नाम है सेरेशिया मार्सिसेंस। क्या नाम है? सेरेशिया मार्सिसेंस। ये एंजाइम का नाम है। तो ये जो एंजाइम है
स्माफस ये किससे निकाला जाता है? सेरेशिया मार्सिसेंस नाम की बैक्टीरिया से। और पता है इसका रेस्ट्रिक्शन साइट क्या? देखो जरा, CCC GGG CCC GGG है ना, पैलिंड्रोमिक। मान लो ये देखो, देखो भाई, ये मान लो डीएनए। अब स्माफस, ध्यान से, स्माफस एग्जैक्टली एट द सेंटर काटेगा, तो 6 बेस पेयर है, तो उसका एग्जैक्टली सेंटर क्या हुआ? हाँ, तीसरे और चौथे बेस के बीच। तो 20 से काटो, 2 टुकड़े करो। देखो जरा, ध्यान देना, 2 टुकड़े कर रहा हूं इसके। अगर अब इसके 2 टुकड़े करूं तो भाई एक हिस्सा तो हो गया CCC GGG, यही ना, और दूसरा हिस्सा GGG CCC, राइट। अब आप ये देख पा रहे हो क्या कहीं पर कोई सिंगल स्ट्रैंडेड एरिया दिख रहा है क्या? वो जैसे पिछली क्लास में सिंगल स्ट्रैंडेड एरिया दिखता था जिसे हम स्टिकी एंड कहते हैं, बिल्कुल ब्लंट एंड है। ब्लंट मतलब कोई हैंग होता हुआ हिस्सा नहीं है। तो ऐसे जब कोई सिंगल स्ट्रैंडेड एरिया ना दिखे, इसे कहते हैं ब्लंट एंड या फ्लश एंड। ब्लंट एंड या फ्लश एंड। ठीक, आगे देखो, ऑब्लिक कट। अब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को ऑब्लिक कट देती है, वो एग्जैक्टली एट द सेंटर नहीं काटेगा, सेंटर से थोड़ा हटके काटेगा। मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट डीएनए, डीएनए काटेगा एग्जैक्टली एट सेंटर नहीं, लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट, फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट, थोड़ा सा हटके। और अगर ऐसा काटेगा तो पता है कैसा एंड क्रिएट होगा? स्टिकी एंड, या मैंने पिछली क्लास में इसे कोहेसिव एंड भी नाम दिया था, याद है? स्टिकी या कोहेसिव। चलो ईक और फर्स्ट ही ले लेते हैं ना, ईक और फर्स्ट एंजाइम, ईक और फर्स्ट। मान लो, देखो भाई ध्यान देना इधर, ओए प्राणी कौन क्या कर रहा है, इधर देख, ये देख, GAATTC GAATTC, ये रहा डीएनए। अब सुनो, इक्वरफस एग्जैक्टली एट द सेंटर नहीं काटता, सेंटर होता तो यहां काटता तीसरे और चौथे बेच के, लेकिन आप याद करो मैंने कहां पर कट लगाया था? G और A के बीच, तो सेंटर से थोड़ा हटके काट रहा है, इधर भी सेंटर से थोड़ा हटके काट रहा है। तो देखो ना, थोड़ा तिरछा कट है, यहां एग्जैक्टली स्ट्रेट कट, सीधा कट, और यहां तिरछा कट आ रहा है। अब चलो इसे काट के देखो जरा, डीएनए के 2 टुकड़े करो। तो 2 टुकड़े अगर मैं करने बैठूं तो रुको ना, इधर बचा G, ये C, लेकिन ये तो यहां से कटा है, मतलब इधर TTA भी है, क्या कहते हो? अब उधर वाला हिस्सा अलग करो, तो AATTC है ना, और नीचे तो सिर्फ G है, ये ऐसा ही हिस्सा क्रिएट हुआ ना। तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड एरिया है, दोनों पर क्रिएट हुआ है, इसी को कहते हैं स्टिकी एंड या कोहेसिव एंड। मतलब आपको पता होना चाहिए, जो एंजाइम एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ साइट काटेगा, रेस्ट्रिक्शन साइट के सेंटर पर काटेगा, वो ब्लंट एंड देगा, और जो सेंटर से हटके काटेगा वो स्टिकी एंड देगा। क्वेश्चन पता है क्या आते हैं? कौन सी एंजाइम स्टिकी एंड देती है? नाम बताओ। एक नहीं, कई एग्जाम्पल। आओ इधर, कुछ और एग्जाम्पल देता हूं जो ब्लंट एंड देते हैं। ब्लंट एंड देने वाले का एक एग्जाम्पल तो बता ही चुका हूं, स्माफस्ट। एक और बताता हूं, एक हिंड सेकंड। याद है हिंड सेकंड पहली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसे डिस्कवर किया गया? और पता है एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि पहली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसे देखा गया वो हिंड सेकंड थी, लेकिन ये डीएनए को कहां काटता है?
ये 5 साल बाद पता चला था। तो नीट वाले ये थोड़ी पूछेगा कितने साल बाद पता चला था ये कहां काटता है, बल्कि ये पूछेंगे ये बताओ कहां काटता है। नहीं दिया है लेकिन पूछेंगे वो, क्योंकि उन्होंने हिंट तो दे दिया कि वो डीएनए को कहां काटता है, 5 साल बाद पता चला। अब आपका जिम्मेदारी है कि इसको पता करके रखो। तो हिंट सेकंड काटता है डीएनए को जीटीसी जीएसी, जीटीसी जीएसी और एग्जैक्टली एट द सेंटर। तो ब्लंट एंड आएगा। नहीं, मैंने अपने नोट्स में लिख रखा है साइड में, मैंने एक टेबल बना के दी है आपको कि कौन किस साइड पर काटता है। सारा नहीं याद रखना कौन कहां काटता है, एक हिंट सेकंड का याद करना है। और 2 मैंने और टिक किए हैं, जिनके पास नोट्स होंगे तो देख सकते हैं। एक मैंने बाम एच फर्स्ट टिक किया है और एक ई कॉर्पस। ई कॉर्पस तो मैं ये तो शुरुआत से लेकर चला रहा हूं, मॉलिक्यूलर बायो जब पढ़ा रहा था तब पैलिंड्रोमिक डीएनए से, तो ये तो पहले से तैयार है, आपको समझ रहे हैं मेरी बात। तो 2-3 ही एग्जाम्पल याद कर लेने। अच्छा, लेकिन इस ब्लंट एंड कौन कौन देता है? ई स्मा फर्स्ट, हिंड सेकंड, अरे एच ई थर्ड भी, एच ए थर्ड, और एक और एग्जाम्पल देना है ई कॉर फिफ्थ। ई कॉर फिफ्थ अरे नीट में आया था एक बार, कौन सी एंजाइम स्टिकी एंड नहीं देती? ऑप्शन था ई कॉर फिफ्थ, तो आंसर गया था ई कॉर फिफ्थ। स्टिकी नहीं देता, ब्लंट देता है। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो मैं तो कुछ ही एग्जाम्पल याद करने को बोल रहा हूं, नहीं ऐसे देखा जाए तो मोर देन 900 एंजाइम है, सबके थोड़ी नहीं याद करेंगे, कुछ के याद कर ले। इसी तरह स्टिकी एंड देने वालों के एग्जाम्पल, स्टिकी वालों के, एक तो ई कॉर फर्स्ट हो गया, इधर दिख रहा है, हाँ, एक तो ई कॉर फर्स्ट हो गया, और सुनो ना, ई कॉर फर्स्ट हो गया, बाम एच फर्स्ट हो गया, सेल फर्स्ट हो गया, और हिंड थर्ड हो गया। देखो कितना, हिंड सेकंड में कंफ्यूजन है। हिंड सेकंड ब्लंट एंड देता है और हिंड थर्ड स्टिकी एंड देता है। तो ये एग्जाम्पल एटलीस्ट मैंने जो एग्जाम्पल दिए इतने जरूर याद रखे कि कौन ब्लंट एंड देता है और कौन स्टिकी एंड देता है। क्लियर है? ओके। अब ये कौन कैसे काटता है वो हो गया। अब एक डाउट और है, ये नेमिंग कैसे होती है? सर कुछ भी नाम लिख दे रहे हो, बाम एच फर्स्ट, सेल फर्स्ट, ई कॉर फर्स्ट, नॉमेनक्लेचर कैसे चलता है इनका वो बताना है। तो नेमिंग कैसे की जाती है एंजाइम की, अब वो बता रहा हूं। आइए देखते हैं नॉमेनक्लेचर। हाँ, ब्लंट को ही तो फ्लश बोलते हैं, मतलब जिसमें धार ना हो, फ्लश। इसको वो टॉयलेट पे जो फ्लश होता है उससे कनेक्ट ना करे, है ना, एक ही वर्ड के कई मतलब होते हैं। ठीक है, चलिए। ओके, अब बारी आती है, ध्यान से, अब बारी आती है नॉमेनक्लेचर की। तो सुनिएगा, किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम में नेम ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज में पता है 3 या 4 लेटर्स होते हैं, प्लस रोमन नंबर होता है, प्लस एक रोमन नंबर होता है। जैसे देखो ना, एच ए थर्ड में 3 ही लेटर है, सेल फर्स्ट में 3 ही लेटर है, ई कॉर फर्स्ट में 4 लेटर है, बाम एच फर्स्ट में 4 लेटर है। तो कुछ में 3 लेटर होते हैं, किसी में 4 लेटर होते हैं, प्लस एक रोमन नंबर होता है। कैसे की जाती है नेमिंग समझाने के लिए मैं 2 एंजाइम के नाम लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सभी। एक एंजाइम है जिसका नाम है ई कॉर फर्स्ट। पता है इसे कहां से निकाला गया है? इसे निकाला गया है इशरीशिया कोलाई, इशरीशिया कोलाई RY13 स्ट्रेन। मतलब इशरीशिया कोलाई की कौन सी वैरायटी से? RY13 वैरायटी से। इसी तरह एक और एग्जांपल लेता हूं,
हिंड सेकंड मान लो या थर्ड, कुछ भी, इसको निकाला गया है बैक्टीरिया से जिसका नाम है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा आरडी स्ट्रेन से। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा आरडी स्ट्रेन से। अब समझो नेमिंग कैसे होती है। आप ये देख पा रहे हो कि किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम का जो पहला लेटर होता है वो एंजाइम किस बैक्टीरिया से निकली है, उसके जीनस का पहला लेटर इशरीशिया का ई, इधर हीमोफाइलस जीनस का एच। मतलब नाम का पहला लेटर, फर्स्ट लेटर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहां से आता है, तो क्या बोलूं, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस ऑफ बैक्टीरिया से आता है। फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस ऑफ बैक्टीरिया से आता है, फ्रॉम which that enzyme has been isolated, from which that enzyme has been isolated, right? अच्छा, अब सेकंड थर्ड लेटर कहां से आता है, तो सुनो ना, कोलाई का को, स्पीसीज के पहले दो लेटर, कोलाई के दो लेटर, इन्फ्लुएंजा का इन, तो किसी भी एंजाइम में जो दूसरा और तीसरा लेटर है वो कहां से आता है, स्पीसीज के पहले दो लेटर। तो नेम के सेकंड और थर्ड लेटर कहां से आते हैं, सेकंड और थर्ड लेटर कहां से आते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर ऑफ स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया जिससे वो एंजाइम निकाली गई है। क्या कहते हो, ठीक, ये तो हो गया। सर चौथा लेटर, चौथा लेटर जो है वो ऑप्शनल है। अरे तभी तो कुछ एंजाइम में है और कुछ में नहीं है चौथा लेटर। HI थर्ड में कहां चौथा लेटर, सेल फर्स्ट में कहां है चौथा लेटर, स्मा फर्स्ट में चौथा लेटर है ही नहीं, तो ये ऑप्शनल है चौथा लेटर। लेकिन जिनमें लिखा जाता है क्या बताता है, जिस बैक्टीरिया से निकाला गया है उसके स्ट्रेन का पहला लेटर नहीं, कोई सा भी लेटर, कोई सा भी लेटर, जैसे देखो ना, इकॉर चौथा लेटर आर, RY13 का आर, तो आप बोलोगे सर स्ट्रेन का पहला लेटर RY13 का आर, इधर आओ, RD स्ट्रेन, यहां डी दूसरा लेटर है स्ट्रेन का, तो स्ट्रेन का पहला लेटर दूसरा लेटर नहीं, स्ट्रेन का कोई सा भी लेटर हो सकता है। तो फोर्थ लेटर क्या बताता है, स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम विच दैट एंजाइम हैज बीन आइसोलेटेड। हो गई नेमिंग। अब बचा है रोमन नंबर, क्या बताता है, रोमन नंबर बताता है सीक्वेंस, डिस्कवरी नहीं, गलत है, सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। क्वेश्चन होगा रोमन नंबर सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी बताता है, गलत है, सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन। देखो दो अलग बातें हैं, मैंने इसको देख लिया बैक्टीरिया में, डिस्कवरी, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। पहली बार ये निकाला कब गया उससे बात होगी, तो डिस्कवरी का ऑर्डर नहीं, किसका, आइसोलेशन का। तो सीक्वेंस या ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन ऑफ एंजाइम, sequence या order of isolation of that enzyme from bacteria, ध्यान से सुनो, मतलब अगर किसी एंजाइम का नाम ई कोर फर्स्ट है, मतलब ई कोलाई से निकाली जाने वाली, आइसोलेट की जाने वाली पहली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सी थी, ई कोर फर्स्ट, दूसरी थी ई कोर सेकंड, तीसरी थी ई कोर थर्ड, चौथी थी ई कोर फोर्थ, और पांचवी थी ई कोर फिफ्थ, राइट। इसी तरह हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा से जो पहली एंजाइम आइसोलेट हुई, हिंड फर्स्ट, जो दूसरी हिंड सेकंड, जो तीसरी हिंड थर्ड। सर रुको कंफ्यूजन होना, सर अभी तो आपने बोला पहली एंजाइम जो डिस्कवर हुई थी वो हिंड सेकंड थी,
हाँ, डिस्कवर हिंड सेकंड पहले हुआ था, हिंड सेकंड पहले डिस्कवर हो गया, ठीक है, लेकिन आइसोलेट पहले कौन सा हुआ? हिंड फर्स्ट, फिर हिंड सेकंड, फिर हिंड थर्ड। मैं बोला डिस्कवरी और आइसोलेट अलग चीज है। मैंने किसी चीज को देख लिया, डिस्कवर हो गया, लेकिन उसे बैक्टीरिया से निकाल के अपने हाथों में ना रखूं जब तक, तब तक आइसोलेशन कहां हुआ? तो हिंड सेकंड डिस्कवर पहले हुआ था, लेकिन आइसोलेट हिंड फर्स्ट के बाद हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो रोमन नंबर क्या बताता है? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। लो भाई, नेमिंग ऑफ एंजाइम कैसे की जाती है वो मैंने बता दिया आपको, राइट? और मैंने बोला था आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर आधे घंटे बोलूंगा, और मैं लगभग 34 मिनट्स बोल चुका हूं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर। पूरा हो गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब मैं वापस ट्रैक पे आता हूं, ध्यान से। हम पढ़ रहे थे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और टूल में पहला पढ़ रहे हैं एंजाइम, और एंजाइम में पहला पढ़ा हमने लाइटिक एंजाइम, सेल की बाउंड्री तोड़ने वाली। और अभी तक पढ़ रहे थे दूसरी एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम जो डीएनए को काटती है कि नहीं? अब तीसरी एंजाइम, ज्वाइनिंग एंजाइम। अरे वही डीएनए लाइगेज जिसे हमने मॉलिक्यूलर ग्लू कहा था, है ना, डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए। तो तीसरी एंजाइम, हाँ भाई इधर, क्या नाम है तेरा? हाँ, स्पर्श, SPARSH। अरे नहीं, पीछे वाले का। अच्छा, तो दुर्गा प्रसाद जागो यार, क्या है? नहीं, सुस्ती नहीं आनी चाहिए, है ना? वो तो मतलब गर्दन इतनी भारी हो गई कि बॉटल का सहारा लेना पड़ा कि टिके रहा भाई। तो हाँ, कितनी बार बोला गर्दन झुकनी नहीं चाहिए, कट जाए चलेगा, आखिर हम भारतीय हैं, है ना? ओके, चलिए आइए ध्यान से। हाँ, क्या है? क्या हुआ? RD भाई, और नाम है, कुछ भी नाम रख दो इस भाई, कुछ अलग लगना चाहिए तो कुछ भी नाम रख देते हैं। कुछ लोग तो अपने नाम पर रख देते हैं, तो प्लांट की खोज करते हैं और अपने नाम पर रख देते हैं। एक प्लांट का नाम सुना होगा आपने, काइटोमोमियम सुब्रमण्यला। जिसने खोजा था सुब्रमण्यम नाम था, काइटोमोमियम सुब्रमण्यला। फादर ऑफ बॉटनी विलियम रॉक्सबर्ग, उन्होंने एक प्लांट खोजा था पाइनस का, उसका नाम रखा था पाइनस रॉक्सबर्गी। विलियम, इंडियन बॉटनी के फादर है ना, विलियम रॉक्सबर्ग। तो उन्होंने पाइनस का एक प्लांट खोजा, उसका नाम पाइनस रॉक्सबर्गी कर दिया। यहाँ शॉर्ट में लिखा है तो इसलिए पता नहीं चल रहा है कि क्या है, ठीक है ना? तो साइंटिस्ट लोगों को ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं, कुछ भी हो सकता है। ए भाई अभी ध्यान दो। चलिए चलिए, दो एंजाइम हो चुकी हैं, अब तीसरी एंजाइम, ध्यान से सुनिएगा। तीसरी एंजाइम, तीसरी एंजाइम मैंने बोला ज्वाइनिंग एंजाइम, डीएनए लाइगेज, जिसे हमने पहले भी बोल रखा है मॉलिक्यूलर ग्लू, राइट? एक एंजाइम हो गया। चौथी एंजाइम, चौथी एंजाइम, चौथी एंजाइम है सिंथेसाइजिंग एंजाइम। अरे पॉलीमरेज की बात कर रहा हूं, सिंथेसाइजिंग एंजाइम, या बोलो पॉलीमरेज एंजाइम। सिंथेसाइजिंग एंजाइम या पॉलीमरेज एंजाइम। अरे जो डीएनए से डीएनए बनाएगा उसे डीएनए पॉलीमरेज कहोगे, है ना? या डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहोगे। और जो डीएनए से आरएनए बनाएगा उसे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहोगे। और जो आरएनए से, हाँ नीट में आया था इस बार क्वेश्चन इस ये वाला, आरएनए से जो डीएनए बनाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ना ये, आरएनए से डीएनए बनना, और दूसरा नाम देना है तो क्या दोगे? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। याद है? तो चौथी एंजाइम ये हो गई।
और पांचवी और आखिरी एंजाइम सबसे क्रूशियल है, क्योंकि ये सब तो पढ़ा हुआ है। पांचवी एंजाइम सबसे क्रूशियल है एल्केलाइन फॉस्फेटेज। एल्केलाइन फॉस्फेटेज। अब इसकी बात सुनो। पिछली क्लास में किसी ने मुझसे पूछा है था, पता नहीं इसी बैच का है या उस बैच का, मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ पूछा था। बताता हूं क्या था। सर आपने डिजायर्ड जीन ऐसे कट की थी, रेस्ट, तो ये मान लो सर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके डिजायर्ड जीन ऐसी आई थी सर, है ना सर। प्लाज्मिड को जब आपने काटा था, प्लाज्मिड वैसे तो सर्कल होता है, लेकिन जब आपने सर काटा था इसको तो ये कट के ऐसे हो गया था सर। ऐसे कटा सर, राइट, ऐसे ही कटा था ना, ऐसे ऐसे कटा था सर। मान लो सर ये डीएनए का 5' एंड है, ये 3' है, तो ये 3' है, ये 5' है। सर आप डिजायर्ड जीन फिट करना चाह रहे हो इसमें, इसमें आप क्या कर रहे हो, डिजायर्ड जीन को जोड़ना चाह रहे हो ताकि रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाए और फिर होस्ट सेल में डाल दे, है ना। दोनों को जोड़कर, ये दोनों को जोड़कर ऐसे, इन दोनों को जोड़कर आप रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना चाह रहे हो सर, ताकि इस रिकम्बिनेंट डीएनए को आप, रिकम्बिनेंट डीएनए को आप होस्ट सेल ई कोलाई में डाल सको, है ना। होस्ट सेल जैसा कि ई कोलाई में डाल सको। होस्ट सेल का खुद का तो डीएनए है ही है, न्यूक्लियोइड डीएनए, लेकिन आप तो रिकम्बिनेंट डीएनए भी डाल रहे हो उसी में। ध्यान देना भाई, रिकम्बिनेंट डीएनए भी डालना चाह रहे हो, ये रहा रिकम्बिनेंट डीएनए डालना चाह रहे। लेकिन दुर्घटनावश ऐसा भी तो हो सकता है सर, ऐसा भी तो हो सकता है, देखो ध्यान से। अरे ये प्लाज्मिड सर्कल ही तो था, आपने काट के खोला, राइट। इससे पहले कि डिजायर्ड जीन आकर फिट हो, उसके पहले खुद ही जुड़ गया। ये सवाल मुझसे पिछली क्लास में एक ने पूछा था, उसका जवाब इस इधर है, तो आज ही बताऊंगा उसका आंसर। तो सर्कल था, इससे पहले कि ये जुड़े, इसके पहले ये खुद वापस जुड़ गया, है ना। दिक्कत हो सकती है, उसका जवाब ये है। आपको पता है 5' एंड पर फॉस्फेट ग्रुप होता है, 3' एंड पर OH ग्रुप होता है डीएनए के, है कि नहीं। 3' एंड पर OH ग्रुप होता है। नाम देखो एंजाइम का, एल्केलाइन फॉस्फेटेज। जब इसको काटा जाता है ना, तो एल्केलाइन फॉस्फेटेज के साथ ट्रीट किया जाता है, और वो पता है क्या करेगा, टर्मिनल पोजीशन पर जो फॉस्फेट ग्रुप होंगे सर्कुलर डीएनए के, कटे हुए सर्कुलर डीएनए के टर्मिनल एंड पर जो फॉस्फेट ग्रुप है उन्हें हटा देगा। हटा देगा तो अब तो नहीं जुड़ सकता ना। अरे फॉस्फेट ही नहीं है तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनेगा, समझ रहे हो मेरी बात। मतलब जब मुझे जुड़वाना होगा इसको इसके साथ, तो मुझे फॉस्फेट भी देना होगा, डीएनए लाइगेज भी देना होगा, फॉस्फेट भी देना होगा, तब जुड़कर रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार होगा। समझ रहे हैं मेरी बात। तो इस एंजाइम का काम समझ में आया, क्या काम है इसका, रिमूव, पूरा नाम बोलूं, पूरा बोला जाए, रिमूव टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप, रिमूव टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम terminal phosphate group from 5' end of कटा हुआ सर्कुलर डीएनए, so as to prevent recircularization, so as to prevent recircularization। ऐसे ही लिखा है मैंने हैंडआउट में, so as to prevent recircularization। समझ में आया। ये फॉस्फेटेज क्या करता है, टर्मिनल कटे हुए सर्कुलर डीएनए में टर्मिनल पोजीशन पर जो फॉस्फेट है उसे हटा देगा, ताकि ये वापस जुड़ने ना पाए, वापस सर्कुलर ना हो जाए। क्लियर है, ओके। ये पहला टूल ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पूरा हुआ, एंजाइम्स। अब मैं ला रहा हूं आपके सामने दूसरा टूल, वेक्टर डीएनए या व्हीकल डीएनए, राइट। तो चलिए देखते हैं अगला टूल, वेक्टर डीएनए या व्हीकल डीएनए।
अरे अभी तो प्रोसेस शुरू ही नहीं हुई, अभी तो टूल्स पढ़ रहे हो। इस चैप्टर में 2 ही चीजें तो पढ़नी है, टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और दूसरा प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो चलिए देखते हैं। ये सब आपके पास आ चुका है हैंडआउट के फॉर्म में, गूगल ड्राइव से अपलोड कर सकते हैं। अब सुनिए। हाँ, जेनेटिक इंजीनियर आरी को तो हम बैक्टीरिया से आइसोलेट कर सकते हैं। जब मैं इंसुलिन हार्मोन आइसोलेट कर सकता हूं तो किसी बैक्टीरिया के एंजाइम क्यों नहीं आइसोलेट कर सकता? मैं जब बैक्टीरिया का प्लाज्मिड निकाल सकता हूं तो सब कुछ कर सकता हूं या नहीं? अपन तो कुछ भी कर सकते हैं, बस पढ़ना नहीं चाहते लोग, कुछ लोग, बाकी लोग पढ़ते हैं। देखो भाई, अब दूसरा टूल ला रहा हूं मैं, क्या? वेक्टर डीएनए या व्हीकल डीएनए। वेक्टर डीएनए या व्हीकल डीएनए, सभी ध्यान से देखेंगे, वेक्टर डीएनए या व्हीकल डीएनए। प्लाज्मिड को दिमाग में रखते हुए डेफिनेशन सुने। वेक्टर डीएनए क्या करता है? इसे ध्यान से सुनो, इसे काटते हैं अपन, काटकर डिजायर्ड जीन फिट करते हैं, फिर होस्ट सेल में डाल देते हैं। तो बोलूं ये वेक्टर डीएनए एक स्पेशल डीएनए है जो कैरी करता है या ट्रांसफर करता है डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल में। कोई दिक्कत है क्या? व्हाट आई एम सेइंग कि वेक्टर डीएनए इज अ स्पेशल डीएनए, इट इज अ स्पेशल डीएनए दैट कैरीज और ट्रांसफर्स डिजायर्ड जीन इनटू होस्ट सेल। डिजायर्ड जीन को कहां ट्रांसफर करता है? होस्ट सेल में। डिजायर्ड जीन इनटू होस्ट सेल, है ना? प्लाज्मिड काटते हैं, डिजायर्ड जीन फिट करके होस्ट सेल में डाल देते हैं। अच्छा, और सुनो, पता है प्लाज्मिड अपना रेप्लिकेशन क्यों कर पाता है? क्योंकि प्लाज्मिड के पास ओराई साइट है। ओराई साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। लेकिन डिजायर्ड जीन के पास ओराई साइट नहीं है। आपके दिमाग में ये भी तो आ सकता है, सर इतना झमेला क्यों कर रहे हो? डिजायर्ड जीन डालनी थी ना, आपको इंसुलिन जीन ई कोलाई में डालनी थी ना, तो सीधा ई कोलाई में डाल दो ना इंसुलिन जीन। ये दूसरे के साथ मिला के क्यों डाल रहे हो? क्योंकि डिजायर्ड जीन के पास ओराई साइट है ही नहीं। अंदर डाल दूं तो रेप्लिकेट नहीं करेगा ये, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही नहीं है। इसीलिए मैं प्लाज्मिड के साथ मिला के डाल रहा हूं, क्योंकि प्लाज्मिड के पास ओराई साइट है। तो जब ये अंदर जाएगा ई कोलाई के अंदर, तो अपने ओराई साइट की मदद से जब अपना रेप्लिकेशन कराएगा तो साथ में मेरे डिजायर्ड जीन का भी रेप्लिकेशन हो जाएगा, है कि नहीं? इसीलिए तो इसे क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोनिंग वेक्टर। वेक्टर मतलब गाड़ी, व्हीकल मतलब गाड़ी। गाड़ी में बैठकर कौन जाता है? डिजायर्ड जीन नाम का पैसेंजर। इसीलिए मैं डिजायर्ड जीन को पैसेंजर डीएनए कहता हूं। गाड़ी कौन है? वेक्टर, प्लाज्मिड। और पैसेंजर कौन है? मेरा डिजायर्ड जीन। बैठ के कहां गया? होस्ट सेल में। सही है ना? और ये स्पेशल गाड़ी है, मतलब बैक्टीरिया के अंदर ले तो गया घुमाने, प्लस इसकी मल्टीपल कॉपी भी बनवा देगा। जब इकोलाई 1 से 2 होगी तो डिजायर्ड जीन के भी तो 1 से 2 कॉपी हो जाएंगी। जब इकोलाई 1 से डिवाइड करते करते करोड़ों इकोलाई हो जाएंगी तो करोड़ों डिजायर्ड जीन की कॉपी हो जाएगी या नहीं? तो मतलब ये एक ऐसी गाड़ी है जो घुमाने तो ले ही आया पैसेंजर बोले तो डिजायर्ड जीन को, साथ में उसकी मल्टीपल कॉपी भी बना रहा है। इसीलिए इसे गाड़ी बोल रहे हैं, लेकिन एक ऐसी गाड़ी जो क्लोनिंग करवाती है, बोले तो मल्टीपल कॉपी बनाती है। इसीलिए मैं वेक्टर डीएनए को कहता हूं इट इज कैपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, क्योंकि इसके पास खुद का ओराई साइट है, तो अपना खुद का रेप्लिकेशन करा सकता है। और क्योंकि खुद का रेप्लिकेशन करा सकता है, इसीलिए मेरे जीन का भी मल्टीपल कॉपी बना देता है। इसीलिए इसे हम कहते हैं एक ऐसी गाड़ी जो मेरे डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपी भी बनाता है। कोई समस्या हो वहीं पर रोक देना भाई, क्योंकि बिल्कुल टेक्निकल पार्ट चल रहा है। क्लियर है?
ये जो भी बोल रहा हूं प्लाज्मिड को दिमाग में रखते हुए सोचो। प्लाज्मिड डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल ले गया और अपने ओराइसाइट की मदद से जब ये होस्ट सेल के अंदर डिवाइड करेगा, रेप्लिकेट करेगा, तो साथ में मेरे डिजायर्ड जीन की भी कॉपी बनाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर में फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर में फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ ओराइसाइट। अरे ओराइसाइट नहीं होगा तो ना खुद रेप्लिकेट करेगा, ना मेरी डिजायर्ड जीन की कॉपी बना सकेगा। क्योंकि डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए उसको रेप्लिकेट करना पड़ेगा, और रेप्लिकेट तभी होगा जब उसके पास ओराइसाइट होगा। तो देखिए ध्यान से सभी, मैं बोल रहा हूं एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर में अ गुड क्लोनिंग वेक्टर मस्ट हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ ओराइसाइट। एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर में ओराइसाइट होनी चाहिए ताकि वो रेप्लिकेट कर सके, साथ में डिजायर्ड जीन की भी कॉपी बनवा सके। क्योंकि ओराइसाइट ही तो डिजायर्ड जीन की कॉपी बनवाएगा, मल्टीपल कॉपी क्रिएट करवाएगा। अच्छा, लेकिन एनसीईआरटी कहीं कहीं पर कुछ ऐसा लिखती है कि फिर सोचते रहो क्या लिखा है। तो सुनिए, इस बार देखो जरा, हवा तूफान जो भी है अभी फिलहाल ये देखो ध्यान से। अभी तक आप क्या समझते आए हो कि सर जब इकोलाई 1 से 2 होगा, इकोलाई जब 1 से 2 होगा, इकोलाई 1 से 2 कब होगा? जब उसका न्यूक्लियोइड डीएनए 1 से 2 हो जाए, तभी तो बाइनरी फ्यूजन होगा। उसका न्यूक्लियोइड डीएनए 1 से 2 हो गया सर, इकोलाई का न्यूक्लियोइड डीएनए 1 से 2 हो गया सर, इकोलाई 2 हो गया। लेकिन जितनी देर में इकोलाई 1 से 2 हुआ, ये प्लाज्मिड ही तो है जिसके अंदर डिजायर्ड जीन है, ये भी 1 से 2 हो गया। अगर 2 हो चुका है तो दोनों इकोलाई जो नई बनी, इनमें एक एक कॉपी डिजायर्ड जीन की आ गई या नहीं? मतलब अपन अभी तो आपको छोटे लेवल पर बस इतनी ही बात कर रहे हैं कि इकोलाई जब 1 से 2 हुआ, उतनी देर में प्लाज्मिड भी 1 से 2 हो गया, है कि नहीं? तो बोलो, ये जो ओराइसाइट है यही कॉपी नंबर बढ़ाएगा प्लाज्मिड की, है ना? ओराइसाइट होगा प्लाज्मिड में तभी तो रेप्लिकेट करेगा, तभी तो डिजायर्ड जीन भी रेप्लिकेट करेगा। समझ रहे हैं? अच्छा, लेकिन मुझे ध्यान से सुनिए, मुझे ऐसा क्लोनिंग वेक्टर नहीं चाहिए, मुझे ऐसा प्लाज्मिड नहीं चाहिए जितनी देर में इकोलाई 1 से 2 हो, उतनी देर में मेरा डिजायर्ड जीन को भी 1 से 2 करवा पाए, ऐसा प्लाज्मिड मुझे नहीं चाहिए। तो फिर कैसा चाहिए? मुझे ऐसा प्लाज्मिड चाहिए, ऐसा वेक्टर चाहिए जितनी देर में इकोलाई 1 से 2 हो, उतनी देर में ये प्लाज्मिड 1 से 2 हो, 2 से 4 हो जाए, 4 से 8 हो जाए, 8 से 16 हो जाए, 16 से 32 हो जाए, 32 से 64 हो जाए, 64 से 128 हो जाए, ऐसा चाहिए। ऐसा प्लाज्मिड नहीं चाहिए मुझे जितनी देर में इकोलाई 1 से 2 हो, बोले मैं भी 1 से 2 हो गया, चलो एक एक बढ़ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। अगर ऐसा कोई प्लाज्मिड है तो मैं बोलूंगा ये प्लाज्मिड लो कॉपी नंबर वाला है। लो कॉपी नंबर, एक सेल में एक एक कॉपी मेंटेन करा रहा है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा प्लाज्मिड चाहिए, ऐसा वेक्टर चाहिए जितनी देर में बैक्टीरिया 1 से 2 हो, उतनी देर में ये 1 से डिवाइड करके रेप्लिकेट करके 128 कॉपी हो जाए, ताकि जब 2 सेल बने तो दोनों में आधा आधा आने दो, 64 कॉपी इसकी और 64 कॉपी इस सेल में। ये है हाई कॉपी नंबर। हाई कॉपी नंबर मतलब पर सेल में 1-2 कॉपी नहीं, ढेर सारी कॉपी ऑफ डिजायर्ड जीन पहुंच गई या नहीं? दोनों इकोलाई में 64 कॉपी ऑफ इंसुलिन जीन है,
और इस तरह करोड़ों इकोलाई बन जाएंगी डिवाइड कर करके, और हर इकोलाई में मान लो 64 कॉपी ऑफ इंसुलिन जीन है, 64 कॉपी हर इकोलाई में, और इस तरह की करोड़ ऑफ इकोलाई है। तो सोचो इतनी सारी इंसुलिन जीन होंगी और सब इंसुलिन हार्मोन बनाएंगे, तो इंसुलिन प्रोडक्शन लार्ज लेवल पे हो गया या नहीं? तो एनसीईआरटी कहती है ओराई मस्ट सपोर्ट हाई कॉपी नंबर। ओराई कैसा होना चाहिए? हाई कॉपी नंबर वाला, सो एज टू प्रोड्यूस न्यूमरस कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन, सो एज टू प्रोड्यूस न्यूमरस कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन। सर लेकिन ऐसे कैसे होगा? ओराई तो ओराई है। नहीं, ध्यान से सुनो, ओराई साइट ऐसा होना चाहिए, ओराई साइट ऐसा होना चाहिए जो हाईली 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 एटी रिच हो। ओराई साइट कैसा होना चाहिए? जो हाईली 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 एटी रिच हो। हाईली 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 एटी रिच होगा तो ओराई साइट जल्दी खुलेगा, जल्दी खुलेगा तो डीएनए का रेप्लिकेशन भी जल्दी जल्दी होगा, और जल्दी जल्दी रेप्लिकेशन होगा तब ना मेरे डिजायर्ड जीन की ढेर सारी कॉपी बनेंगी, ताकि पर सेल डिजायर्ड जीन की कॉपी न्यूमरस हो सके। तो एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने सिंपलीफाई करके लिखा है, ओराई होना चाहिए, ओराई मस्ट सपोर्ट हाई कॉपी नंबर। हाई कॉपी नंबर का मतलब है कि ओराई साइट ऐसा होना चाहिए कि जो बहुत ज्यादा एटी रिच है। बहुत ज्यादा एटी रिच है तो दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड ही तो है, जल्दी टूटेगा, डीएनए जल्दी खुलेगा, डीएनए जल्दी खुलेगा तो रेप्लिकेशन भी जल्दी होगा। तो जितनी देर में इकोलाई 1 से 2 होगा उतनी देर में ये वाला डीएनए 1 से रेप्लिकेट करके 128 हो चुका है, तो दोनों सेल में आधा आधा बढ़ गया, ताकि हर सेल में डिजायर्ड जीन की न्यूमरस कॉपीज हो। इसे कहते हैं हाई कॉपी नंबर। एनसीईआरटी कहती है कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं, कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं कि एक सेल में एक से एक या दो कॉपी होते हैं। मेरा कहने का मतलब, मान लो ये इकोलाई है, कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं, कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जो एक से दो कॉपी होते हैं, बस हो गया। मतलब जितनी देर में इकोलाई 1 से 2 होगा, जितनी देर में इकोलाई 1 से 2 होगा, ये 1 से 2, 2 से 4 हो जाता है। अब 4 हो गया तो मैक्सिमम 2 कॉपी आ जाएंगी डिजायर्ड जीन की दोनों में। ये लो कॉपी नंबर वाला प्लाज्मिड है, मुझे ऐसा प्लाज्मिड नहीं चाहिए। हाई कॉपी नंबर वाले प्लाज्मिड जो होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि डिवाइड कर करके इतने ज्यादा हो जाते हैं कि पर सेल में 15 से 100 कॉपी हो सकती है, और इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। मैंने तो 64 एग्जाम्पल दिया है। हाई कॉपी नंबर वाले प्लाज्मिड ऐसे होते हैं कि एक ही सेल में, मतलब 64 दिया, 15 से 100 कॉपी, और कभी कभी उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। मतलब सोचो, 1 से डिवाइड करके 200 हो गया, 1 से डिवाइड करते करते 200 हो गए, तो 100 कॉपी दोनों में आ गए या नहीं? मैं ये कह रहा हूं। तो हमें ऐसा प्लाज्मिड चाहिए जो पर सेल में कॉपी ऑफ डिजायर्ड जीन ज्यादा रख सके। समझ में आई बात? और ये कॉपी नंबर कौन कंट्रोल करेगा? ओराई साइट। समझ रहे हैं? तो ये पहला कैरेक्टर है एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर का, ओराई साइट होना चाहिए। दूसरा, ये थोड़ा समझना, जरा दिमाग लगाने वाला पार्ट बता रहा हूं। दूसरा है कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर जीन। पहली बार वर्ड यूज कर रहा हूं, इसलिए समझने की अच्छे से कोशिश कीजिएगा। प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर जीन। दूसरा कैरेक्टर एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर का, कि उसमें क्या होना चाहिए? सेलेक्टेबल मार्कर जीन होनी चाहिए। अब ये क्या है भाई? पहली बार नाम सुना, सेलेक्टेबल मार्कर जीन होनी चाहिए। देखना, सुनो, देखो, ध्यान से देखना। देखो, टेस्ट ट्यूब में मैंने कटा हुआ प्लाज्मिड रखा, ये कटा हुआ प्लाज्मिड रखा हुआ है।
एल्केलाइन फॉस्फेटेज से ट्रीट कर दिया था ताकि ना जुड़े, लेकिन दुर्घटना देखो क्या क्या हो सकता है। कटा हुआ प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है, ये डिजायर्ड जीन है, सभी ध्यान देंगे, ये डिजायर्ड जीन है, ये डिजायर्ड जीन है, ठीक है। फॉस्फेट डाल दो, डीएनए लाइगेज भी दे दो। पहले तो ये कटा हुआ प्लाज्मिड डीएनए अलग टेस्ट ट्यूब में था, जब यहां था तो मैंने अल्कलाइन फॉस्फेटेज डाल रखा था, तो ये वापस जुड़ नहीं सकता था। लेकिन अब नए टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर किया, अब एंजाइम नहीं है, मैं चाहता हूं कि ये जो प्लाज्मिड है और डिजायर्ड जीन आपस में जुड़ जाएं। भाई इन दोनों को जोड़ना चाह रहा हूं, फॉस्फेट भी दे दिया, डीएनए लाइगेज दे दिया, जुड़ जा भाई। लेकिन दुर्घटना के चांस अभी भी हैं। क्या चांस है? हो सकता है फॉस्फेट और लाइगेज पाकर, ध्यान से, फॉस्फेट और लाइगेज पाकर ये कटा हुआ सर्कुलर डीएनए फिर से जुड़ जाए बिना डिजायर्ड जीन के। अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया, मतलब ये अभी तक कटा हुआ सर्कुलर डीएनए था, फॉस्फेट और डीएनए लाइगेज पाके वापस जुड़ गया। ऐसा अगर हो गया तो पता है इसे क्या बोलूंगा मैं? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलूंगा? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लेकिन अगर बीच में डिजायर्ड जीन लेकर जुड़ा, बीच में डिजायर्ड जीन लेकर जुड़ा, तो इसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ रहे हैं मेरी बात? क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब दुर्घटना तो हो सकती है, चांस है कि डिजायर्ड जीन के बिना सब कुछ मिल गया वापस तो जुड़ के नॉर्मल हो गया। तो अगर फिर से वैसे जुड़ गया तो क्या बोलोगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लेकिन अगर डिजायर्ड जीन के साथ जुड़ा तो क्या बोलोगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब आप क्या करोगे? ये डीएनए तो तैयार हो चुका है, अब आप क्या करोगे? होस्ट सेल ई कोलाई में डालोगे। आपका अटेम्प्ट क्या है कि चलो इसे ई कोलाई में डालते हैं, ई कोलाई में। लेकिन पता है बैक्टीरिया में डीएनए डालना आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा मेथड फॉलो करना पड़ता है, जो कि मैं बताऊंगा आगे कि बैक्टीरिया में डीएनए कैसे डालोगे। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? अरे आप भूल गए कि ई कोलाई में सेल मेम्ब्रेन है, फिर सेल वॉल है। अरे सेल वॉल तो मैं पार भी करा दूं डीएनए को किसी तरह, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है इसमें लिपिड है, लिपिड भी तो है जो कि हाइड्रोफोबिक है, और डीएनए ओवरऑल हाइड्रोफिलिक है। डीएनए ओवरऑल हाइड्रोफिलिक है, तो हाइड्रोफिलिक डीएनए हाइड्रोफोबिक लेयर ऑफ लिपिड कैसे पार करेगा? बहुत कुछ करना पड़ेगा तब ई कोलाई डीएनए लेगा, वो भी रेयर, वो भी रेयर। हर ई कोलाई डीएनए नहीं ले पाएगा। तो जब मैं ई कोलाई डालने की ई कोलाई में डीएनए डालने की कोशिश करूंगा तो मुझे 3 तरह की ई कोलाई मिलेंगी। जब मैंने डीएनए डालने की कोशिश की ई कोलाई में तो मुझे 3 तरह की ई कोलाई मिली। कौन कौन सी? 3 तरह की ई कोलाई मुझे मिली। एक ऐसी ई कोलाई मिली जिसके पास खुद का डीएनए तो है, बोले तो न्यूक्लियोइड डीएनए, खुद का डीएनए तो है उसके पास, लेकिन कोई बाहरी डीएनए नहीं लिया। जिस ई कोलाई, बिल्कुल कॉन्सेप्ट नया है, जिस ई कोलाई ने बहुत कोशिश के बाद भी डीएनए नहीं लिया, उस ई कोलाई को कहो एनटी, बोले तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जिसने कोई डीएनए नहीं लिया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो, राइट। और दूसरी ई कोलाई जो मुझे मिली, उसके पास खुद का डीएनए तो है, साथ में उसने नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया। तो डीएनए तो लिया ना, ट्रांसफॉर्मेंट। डीएनए लिया इसलिए ट्रांसफॉर्मेंट, लेकिन कौन सा डीएनए लिया? नॉन रिकॉम्बिनेंट। ध्यान देना भाई, डिजिटल इंडिया इधर ध्यान, बिल्कुल अलग चीजें चल रही हैं। इसे बोलो टीएनआर। डीएनए लिया इसलिए ट्रांसफॉर्मेंट, और कौन सा डीएनए लिया? एनआर, बोले तो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया।
तो ऐसी बैक्टीरिया को बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया। और तीसरी बैक्टीरिया वो मिली जिसके पास खुद का डीएनए तो है लेकिन साथ में रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया। तो इसे क्या बोलूं? टीआर। डीएनए तो लिया, बोलो ट्रांसफॉर्मेंट, लेकिन डीएनए कैसा लिया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बोलो इसे। सिंप्लीफाई करता हूं, जिस इकोलाई ने कोई डीएनए नहीं लिया, लास्ट बेंच, जिस इकोलाई ने कोई डीएनए नहीं लिया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और जिसने कोई सा भी डीएनए लिया हो ट्रांसफॉर्मेंट। अब ट्रांसफॉर्मेंट दो तरह के हैं, अगर नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए लिया तो नॉन रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया, और अगर रिकम्बिनेंट डीएनए लिया तो रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया। समझ रहे हैं? मुझे कौन सी इकोलाई ढूंढना है? जिसने रिकम्बिनेंट डीएनए लिया है। ये एक नया स्टेप। आगे ढूंढो कौन से इकोलाई ने रिकम्बिनेंट डीएनए लिया, क्योंकि जिस इकोलाई ने रिकम्बिनेंट डीएनए लिया है उसी ने तो मेरी डिजायर्ड जीन ले रखी है, उसी ने तो इंसुलिन जीन ले रखी है। तो ये बहुत बड़ा टास्क है। तो कौन सी इकोलाई ने रिकम्बिनेंट डीएनए लिया है उसको ढूंढने में मदद करेगा सेलेक्टेबल मार्कर जीन, हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ host cell that has taken up recombinant DNA। किस इकोलाई ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया वो ढूंढने में मदद करेगा। मतलब क्या ढूंढने में मदद करेगा? ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। सर कैसे? अगली क्लास में भी नहीं बताऊंगा, इसके बाद वाली जो क्लास आएगी पूरा बोर्ड भर के बनाऊंगा, बोलूंगा कि ये देखो कैसे सेलेक्टेबल मार्कर जीन ने मदद की ढूंढने में उस इकोलाई को जिसने रिकम्बिनेंट डीएनए दिया। रुको रुको रुको, एक मिनट रुको। अभी ये तो नहीं बताऊंगा कि कैसे मदद करेगा, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि सेलेक्टेबल मार्कर जीन के एग्जाम्पल क्या हैं। पहला एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। सेलेक्टेबल मार्कर जीन का एग्जाम्पल है पहला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि एम्पीसिलीन रेजिस्टेंस जीन, एम्पार, एम्पीसिलीन रेजिस्टेंस जीन। इसी तरह टेटार, टेट्रासाइक्लिन, सब नोट्स में लिखा हुआ, ये डायग्राम तक बना रखा है मैंने। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। CHLR बोले तो क्लोरेम्फेनिकोल, क्लोरेम्फेनिकोल रेजिस्टेंस जीन। KANR बोले तो कैनामाइसिन, कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन। मतलब सेलेक्टेबल मार्कर जीन के दो तरह के एग्जाम्पल है। सेलेक्टेबल मार्कर जीन के दो तरह के एग्जाम्पल है, एक तो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन और दूसरा एग्जाम्पल है, अरे वो लैकोपेरोन वाली जड़ जीन नहीं थी? अरे क्या बनाती थी वो? क्या बनाती थी? थप्पड़ पड़ेगा तुझे, पता नहीं, उल्टा टांगूंगा यहीं पर। क्या हद हो गई? जड़ जीन क्या बनाते? अरे कोई तो बोलो रे। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन। तो मैं ये कह रहा हूं सेलेक्टेबल मार्कर जीन के दो तरह के एग्जाम्पल है, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन और वो लैकोपेरोन वाली वो जड़ जीन, वो एग्जाम्पल है। और ये सिलेक्टेबल मार्कर जीन क्या करते हैं? उस सेल को ढूंढने में मदद करते हैं जिसने रिकम्बिनेंट डीएनए लिया। कैसे मदद करता है ये आज नहीं पता चलेगा आपको, अगली क्लास में भी नहीं पता, उसके बाद वाले में। मैंने इस लाइन से इसको आज क्लोज करता हूं।
मैंने बोला एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर में फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहला ओराई साइट होना चाहिए, एक प्रॉपर्टी। दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर जीन होनी चाहिए। तीसरा एक और है जो कि अगली क्लास में आएगा। मतलब आप हैंड आउट से पार्ट 1 और पार्ट 2 दो फोल्डर पढ़ सकते हैं। 2 फोल्डर करा दिए अभी तक मैंने, बाकी अगली क्लास में होगा। चलो टाटा बाय बाय भाई। ओके बाय बाय। हाँ हो सकते हैं, कौन पूछा? आशीष।